11 स्टूडेंट्स, फिर से हम लोग आ चुके हैं अपने केमिस्ट्री क्लास में। कैसे हैं आप लोग? लग रहा है कि बिल्कुल मज़े में होंगे और बहुत मन लगा के देख रहे हैं केमिस्ट्री क्लास। बहुत अच्छी बात है। तो हम लोग आज चैप्टर 3 में आ चुके हैं और ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पोर्शन है, जो कि चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ी उसके बारे में पढ़ेंगे और उनके प्रॉपर्टीज़ में क्या क्या पीरियोडिसिटी यानी रिपीटेशन है उसके बारे में पढ़ेंगे। चैप्टर पूरा उसी के बारे में है। देन इसको हमने टॉपिक्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट टॉपिक होगा कि इनिशियल अटेम्प्ट्स क्या क्या हुए, एलिमेंट्स को अलग अलग पीरियड और ग्रुप में रखने के इनिशियल अटेम्प्ट्स क्या क्या हैं, जैसे न्यूलैंड्स का ऑक्टेव और ट्रायड्स वगैरह, लोथर मेयर का कर्व, इन सब को यहाँ पर हम इंक्लूड करेंगे। एंड देन करेंगे मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल और उसके लॉ, और फिर उसके कैरेक्टरिस्टिक करेंगे मेंडलीव्स के पीरियोडिक टेबल के, फिर उनके लिमिटेशंस पर आएंगे। तो ये हमारे टॉपिक्स हैं जो हमें इस वीडियो में कवर करना है। और आप लोग पेन पेपर लेकर बैठ गए होंगे, बहुत ही ध्यान से समझना है क्योंकि ये भी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पूरी जान है। ये चैप्टर उसकी पूरी स्टोरी यही बनाता है, तो इसको बहुत अच्छी तरह समझना है। आपने कुछ इसके झलक देखे होंगे, कुछ इसके ग्लिम्पसेस देखे होंगे अपने 9th या 10th क्लास में। तो उसके बाद का यहाँ पर पोर्शन है, कुछ उन चीज़ों को भी लिया गया है लेकिन उसको ज़्यादा ब्रॉडली यहाँ पर लिया गया है। तो पेन पेपर लेकर बैठें और देखें हम लोग क्या पढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हमें करना है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। इनकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो पहले तो बहुत कम एलिमेंट्स थे, गिने चुने थे, लेकिन उनकी प्रॉपर्टीज इतने ज़्यादा डिफरेंट थे। उनकी प्रॉपर्टीज में क्या था? डिफरेंस था। डिफरेंस होने की वजह से इनको अलग अलग पीरियड और ग्रुप में रखने की रिक्वायरमेंट थी, जिससे यदि हम उस ग्रुप के किसी एक एलिमेंट्स को पढ़ लें तो बाकी के बारे में उनकी प्रॉपर्टीज़ का पता चल जाए। जैसे हम लोग क्या करते हैं, एक फैमिली में क्या होता है कि किसी एक मेंबर के बारे में समझ लेते हैं तो शायद उनके बारे में बहुत कुछ अंदाज़ा हो जाता है। बिल्कुल उसी तरह से यहाँ पर है, बाकी मेंबर्स की कुछ न कुछ थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज़ डिफरेंट हो सकती है, तो उसको हम अलग से भी पढ़ लेंगे, जो एक्सेप्शनल बिहेवियर है। तो उसी तरह से बच्चों यहाँ पर लिया गया है कि किसी एक एलिमेंट को वहाँ पर पढ़ लिया जाए तो ईजी हो जाएगा उनको स्टडी करना। नहीं तो हर एक एलिमेंट की इतनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उनको यदि हम इंडिविजुअली पढ़ते हैं तो क्या होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएगी, बहुत सारा टाइम खपाऊ होगा, ये टाइम खाऊ हो जाएगा। तो टाइम खाऊ अपने टाइम को बचाने के लिए हम ये सब काम करते हैं। और इसके लिए सबसे पहले जो फील किया गया कि इनकी स्टडी अलग से होनी चाहिए, तो उनके बारे में हम लोग यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। अटेम्प्ट तो बहुत सारे हुए होंगे, तो क्यों अटेम्प्ट हुई आपको समझ आ गया, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज़ में क्या होती है, सिमिलरिटीज़ होती है और डिसिमिलरिटीज़ वाले को अलग से रखा जाएगा किसी ग्रुप में। तो इन्हीं सब बेसिस पर इनको क्या करना है, हमें क्लासीफाई करना है। क्लासीफाई करने की रिक्वायरमेंट हुई क्योंकि एलिमेंट्स बहुत सारे। सबसे फर्स्ट हमारा क्लासिफिकेशन किनका है, उनको हम यहाँ पर देखेंगे। तो 1829 में सबसे पहले जोहान डोवेराइनर ने उसमें कुछ सिमिलरिटीज़ देखी, जिनको आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर पूरा बना हुआ है। तो इसमें उन्होंने ट्रायड्स बनाया, 3 एलिमेंट्स को एक ग्रुप में रखा, और उन तीनों एलिमेंट्स में क्या है सिमिलरिटीज़, आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो सिमिलरिटीज़ है वो है उनके फर्स्ट और थर्ड एलिमेंट जो है हर एक ट्रायड में, उनके एवरेज एटॉमिक मास के बराबर में ऑलमोस्ट बीच वाला है। एवरेज एटॉमिक मास के बराबर में बीच वाला एलिमेंट है, और उन तीनों की जो प्रॉपर्टीज हैं वो बहुत कुछ सिमिलर हैं, बहुत कम डिफरेंस उनमें, ज़्यादातर सिमिलरिटीज़ हैं। तो ऐसे करके ट्रायड्स बनाने की कोशिश की गई और पहला अटेम्प्ट था। ये कोई ज़्यादा नोटेबल नहीं था क्योंकि ओनली 3 ट्रायड्स बना पाए वो, लेकिन स्टार्टिंग जो उन्होंने की, एक जो नींव रखी, एक जो बीज बोया कि यहाँ पर ऐसे ग्रुपिंग की जा सकती है, ये बहुत ही ज़्यादा नोटेबल था। डोवेराइनर ने सबसे पहले स्टार्ट किया कि हमें उनको क्या करना चाहिए, ग्रुप में रखना चाहिए, जिससे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ की स्टडी ज़्यादा इजी हो जाए। तो इसलिए उनको नोटेबल माना जाता है, अदरवाइज ज़्यादा नोटेबल नहीं है।
उसके बाद सबसे पहले उसके बाद जो ज़्यादा थोड़ा और सक्सेसफुल हुए वो हुए न्यूलैंड। उसके बाद इंग्लिश केमिस्ट न्यूलैंड ने अपना ऑक्टेव लॉ दिया। उन्होंने क्या देखा कि जैसे म्यूजिकल टोन्स, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि म्यूजिकल टोन्स जो है उसके बेसिस पर, म्यूजिकल टोन्स जो है उसके बेसिस पर उन्होंने इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज किया। तो उन्होंने क्या देखा सिमिलरिटीज उन दोनों में, म्यूजिकल टोन्स और उनके मास में, कि एक फिक्स्ड रिपीटेशन के बाद ऑलमोस्ट 8th एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज है वो फर्स्ट के सिमिलर है। तो आप कहीं से भी स्टार्ट करें तो 8th एलिमेंट जो होगा आपने जहां से स्टार्ट किया उसके सेम प्रॉपर्टीज का होगा, वो सिमिलर प्रॉपर्टीज का होगा वो। लेकिन उनमें लिमिटेशन क्या आ गई कि वो ज़्यादा कैल्शियम तक ही वो उसको कर पाए अरेंज। उसके बाद अरेंजमेंट में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आने लगी। उन्होंने जो लॉ बनाया उसके बेसिस पर वो नहीं चल रहा था। लेकिन वहाँ पर एक ने बहुत ही नोटेबल चीज़ें उन्होंने पुट की यहाँ पर कि हम इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के बेसिस पर एलिमेंट्स को अरेंज कर सकते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा बेसिस प्रूव हुआ आगे पीरियोडिसिटी लाने के लिए, यानी पीरियोडिक उसमें रखने के लिए, प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर रखने के लिए एलिमेंट्स को बहुत ही ज़्यादा नोटेबल ये हुआ, बहुत ज़्यादा नोट करने योग्य है, ये नोट वर्दी पॉइंट्स है कि उन्होंने सबसे पहले एटॉमिक मास को उसकी प्रॉपर्टीज़ मानी, जिसके बेसिस पर आगे अरेंजमेंट की गई। इसके बाद 1869 में लोथर मेयर एंड मेंडलीव दोनों इंडिपेंडेंटली अलग अलग स्टडी कर रहे थे और अलग अलग कोशिश कर रहे थे कि एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाए। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं, उन्होंने लोथर मेयर ने अपना एक कर्व बनाया। कर्व यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि कर्व में उन्होंने क्या लिया, एटॉमिक वॉल्यूम और एटॉमिक मास, उनके बेसिस पर उसको अरेंज किया। सबका एक सेम नंबर ऑफ एटम्स लिया गया, उन एटम्स का मास और उसके वॉल्यूम को अरेंज किया गया। और ये मास और वॉल्यूम के बेसिस पर जो अरेंजमेंट है, इससे उनकी प्रॉपर्टीज़ में सिमिलरिटीज़, जो कि उन्होंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को बेसिस बनाया, उसमें निकल के आती है। जो भी आप असेंडिंग कर्व है वो फर्स्ट ग्रुप एल्कली मेटल्स को दिखाता है, यानी लिथियम, सोडियम, इन सब को दिखा रहा है, जिसको मैंने अलग से यहाँ पर ले लिया है, आपको दिखाई दे रहा होगा। तो फर्स्ट ग्रुप का जो है अलग से उनका मैंने ग्राफ ले लिया है और वहाँ पर इसको आप कर्व को देख रहे हैं कि इसमें एटॉमिक वॉल्यूम के बेसिस पर उसको रखा गया है। ऐसे सेकेंड ग्रुप का बन जाएगा, उसमें से निकल आएगा। जो डिसेंडिंग कर्व है वो थोड़ा सा आ जाता है सेकेंड ग्रुप के लिए। फिर जो कर्व ज़्यादा नीचे की तरफ जा रहा है वो डी ब्लॉक एलिमेंट सब के लिए आ जाता है। तो इस तरह से उन्होंने अरेंज किया, लेकिन इसमें ज़्यादा क्लैरिटी नहीं थी। ज़्यादा क्लैरिटी थी मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में। मेंडलीव ने इसको लॉ भी दिया एक, सबसे पहले मेंडलीव ही थे जिन्होंने पीरियोडिक लॉ दिया था। वो पीरियोडिक लॉ क्या था उसको मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। उन्होंने कहा था कि द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शंस ऑफ देयर एटॉमिक वेट्स। एटॉमिक वेट के बेसिस पर यानी एलिमेंट्स को अरेंज किया जाए तो उनके प्रॉपर्टीज़ में कुछ न कुछ सिमिलरिटीज आएगी और जिनमें डिसिमिलरिटीज़ है वो भी एक साथ एक ग्रुप में आ जाएंगे। तो उन्होंने ग्रुप में उनको अरेंज किया, जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने नॉट ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज़ बट ऑल्सो टेकन केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को भी उन्होंने कंसीडर किया यहाँ पर, और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में मेनली कंसीडर किया, जो आप लोग देख रहे हैं कि ऑक्साइड्स को लिया है। और बहुत ही खूबसूरती से, बहुत ही चालाकी से उन्होंने सारे एलिमेंट्स को अरेंज कर दिया और उनके बेसिस पर स्टडी जो है काफ़ी ज़्यादा ईजी हो गई एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज़ की। उसको हमने इसमें देखा है, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर हमने यहाँ पर शो कर दिया है आप लोगों को पीरियोडिक टेबल का, मेंडलीव का। अब इनकी हम देखेंगे क्या 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 खास बातें थी। तो इनके खास बातों में सबसे पहले आता है, इन्होंने क्या बनाया है, ग्रुप्स और पीरियड्स में उसको क्लासिफाई किया। पीरियड्स उन्होंने किसको कहा है, जो आपने देखा उसमें हॉरिजॉन्टल रो। हॉरिजॉन्टल रो जो है हमारा ये पीरियड्स है, हॉरिजॉन्टल रोज पीरियड्स है। इसमें आप लोग दोबारा देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल रोज बना हुआ है। और ग्रुप्स, ग्रुप्स को कहा गया है वर्टिकल कॉलम्स।
यानी इसमें हम ऊपर से नीचे आएंगे, डिसेंड करेंगे ऊपर से नीचे। तो पीरियड्स में क्या है, अलग अलग रोज बने हुए हैं और अलग अलग रोज में उन एलिमेंट्स को रखा गया है। ग्रुप में क्या है, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखे गए, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स को एक साथ रखे गए। इसमें सबसे पहले आपने स्टार्टिंग में देखा होगा कि जीरो ग्रुप रखा गया है। जीरो ग्रुप में उन एलिमेंट्स को रखा गया है जो इनर्ट गैसेज है, जो रिएक्शन नहीं करते हैं, और उसके नीचे सीधे सीधे आर लगाया गया है। आर फॉर एलिमेंट, यानी इंडिपेंडेंट एटम के फॉर्म में ये एग्जिस्ट करता है। यानी एक तरह से ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, उन्होंने यहाँ पर दिखा दिया था आर करके, क्योंकि इंडिपेंडेंट तो कोई एटम रह नहीं सकता है, इंडिपेंडेंट ओनली आर के फॉर्म में, यानी ये मॉलिक्यूल हो गया। तो मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल इन्होंने इनर्ट गैस को कहा था, और क्लियरली उनको कोई रिएक्शन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है क्योंकि मॉलिक्यूल है, उन्होंने ऐसा यहाँ पर बता दिया था एक तरह से। आगे आप देखेंगे R2O बना हुआ है ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। तो यहाँ पर हम लोग जानते हैं कि इस ग्रुप के एलिमेंट की आज भी जानते हैं कि वैलेंसी 1 है, और वैलेंसी 1 होने की वजह से जो ऑक्साइड बनाएगा वो R2O के फॉर्मूले का बनाएगा, और काफ़ी ज़्यादा अल्केलाइन होगा, काफ़ी ज़्यादा बेसिक होगा, स्ट्रॉन्ग बेस की तरह काम करता है। तो इस तरह से उनकी प्रॉपर्टीज अब सब के सब इस ग्रुप में जो भी होंगे सब के सब R2O फॉर्मूला का ऑक्साइड बनाएंगे, जैसे Na2O, K2O वगैरह वगैरह। आजकल कुल सुपर ऑक्साइड वगैरह बनते हैं इनके, जिसको बाद में डिस्कवर किया गया था, तो उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर पीरियोडिक टेबल में उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज एज वेल एज फिजिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ ले लिया। और कार्बन ग्रुप में आप लोग देखेंगे RO2 लिखा हुआ है साफ साफ, और एल्केलाइन अर्थ मेटल में देखेंगे RO लिखा हुआ है, यानी जैसे MgO, CaO वगैरह। तो इस तरह से ऑक्साइड के बेसिस पर उन्होंने उनकी प्रॉपर्टीज, उनकी वैलेंसी सबको उन्होंने इंडिकेट कर दिया। तो इस तरह से उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज को भी इंडिकेट किया। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल प्रॉपर्टीज सबको इंडिकेट करके सारे एलिमेंट्स को पीरियड्स में क्लासिफाई कर दिया। तो ये उनकी बहुत ही खास बात थी। और भी खास बातें क्या है, यानी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, यहाँ पर हम ये देखेंगे अब। तो सारे एलिमेंट्स उस टाइम के सब डिस्कवर हो चुके। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ देन टाइम वेर अरेंज्ड ईजिली इन द ग्रुप्स एंड पीरियड्स, उनको सबको अरेंज कर दिया गया। और उसमें क्या देखा उन्होंने, बहुत जगह पर एटॉमिक मासेज में गलतियां थी जिसको उन्होंने करेक्ट किया। जैसे सोडियम के मास को एग्जैक्ट उन्होंने करेक्ट किया, 23 बनाया। तो इसी तरह से उन्होंने एटॉमिक मासेज को भी करेक्ट किया। और इतना ही नहीं, उन्होंने प्रेडिक्शन भी कर दिया, जैसे कोई ज्योतिषी हो उस तरह से उन्होंने प्रेडिक्शन कर दिया। आजकल आप लोग बहुत ही मिलते होंगे लोगों से, भाई आ जाओ हाथ दिखवा लो, मैं तुम्हारा भविष्य बताऊंगा। तो पता नहीं वो कैसा भविष्य बताएंगे, लेकिन मेंडलीफ ने पहले ही एलिमेंट्स के भविष्य बता दिए कुछ के, कि इनकी प्रॉपर्टी जैसी आएगी, इनके मासेज ये होंगे। और नाम क्या दिया, एका एल्यूमिनियम, जो कि आजकल गैलियम के फॉर्म में हमें मिलता है, और एका सिलिकॉन जो कि जर्मेनियम के फॉर्म में मिलता है। तो इस तरह से उन्होंने कुछ एलिमेंट्स के प्रेडिक्शंस कर दिए। और इसी तरह से आपके सारे एलिमेंट्स का अरेंजमेंट इजीली हो गया, यानी बहुत कुछ उन्होंने किया है इसमें। लेकिन फिर भी कहते हैं कोई भी चीज़ आइडियल नहीं होता। उस टाइम में नॉलेज भी बहुत कम थी, सब कुछ अवेलेबल नहीं था इंस्ट्रूमेंट, इसलिए उसमें कुछ लिमिटेशंस रह गए। अदरवाइज वो भी लिमिटेशंस नहीं आते, बहुत कम होता। तो लिमिटेशंस क्या क्या आ गए उसको हम यहाँ पर समझ लेते हैं। तो हम लोग करने जा रहे हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उन्होंने जो पीरियोडिक टेबल बनाया, उन्होंने जो भी क्लासिफिकेशन किया, क्या उनमें कुछ लिमिटेशंस भी हैं? तो यस, उसमें लिमिटेशंस भी आ गए, क्योंकि उस टाइम में मैंने बताया कि सारे के सारे नॉलेज अवेलेबल नहीं थे। तो सबसे फर्स्ट आया कि पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की पोजीशन उन्होंने एल्कली मेटल्स के साथ कर दिया मेंडलीफ ने। ये एक बहुत बड़ी ड्रॉबैक आ गई, क्योंकि हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है और इसको उन्होंने वैलेंसी के बेसिस पर कर दिया था। हाइड्रोजन हमारा नॉन मेटल है और ये सब के सब मेटल्स हैं। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में भी डिफरेंस है और केमिकल प्रॉपर्टीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। वाटर का जो ऑक्साइड है या H2O वो हमारा ऑलमोस्ट न्यूट्रल होता है, लेकिन इनके जो ऑक्साइड्स हैं वो बेसिक कैरेक्टर के हैं, तो इसलिए इनको एक साथ रखना ठीक नहीं है। दूसरी बात, हाइड्रोजन की जो वैलेंसी भी आजकल हम लोग जानते हैं कि +1 +2 दोनों आती है ऑक्सीडेशन स्टेट। तो +1 के साथ तो ठीक है, +1 वाले के साथ आ गया, लेकिन -1 भी तो होता है।
-1 हैलोजन, हैलोजन की तरह सिमिलरिटीज़ है। तो इसलिए इसको आजकल करेक्ट किया गया है, हाइड्रोजन को बिल्कुल अलग अलग रख के पीरियोडिक टेबल से। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई। सबसे बड़ी प्रॉब्लम उभर के तब आई जब आइसोटोप्स की डिस्कवरीज हो गई। अब जरा आइसोटोप्स को देखिए। आइसोटोप्स हम लोग पढ़ चुके हैं चैप्टर 2 के वीडियोज़ में। आइसोटोप्स में क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, एटॉमिक नंबर यानी जेड सेम होता है, बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है। आजकल हम लोग जानते हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम है यानी वो सेम एलिमेंट है तो उनकी प्रॉपर्टीज तो सेम होगी। जैसे C612, C613 और C614। यदि हम मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल के बेसिस पर इसको प्लेस करें तो अलग अलग जगह पर आएंगे तीनों, लेकिन तीनों ही कार्बन है और तीनों के ही प्रॉपर्टीज बिल्कुल एग्जैक्ट सेम होगी, भले वो केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो। तो इन तीनों को अलग कैसे रखा जा सकता है? पॉसिबल ही नहीं है। तो इसलिए ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, बहुत बड़ी ड्रॉबैक आ गई। और यही कहानी ले आई आइसोबार्स को लेकर। आइसोबार्स में क्या होता है? एटॉमिक मास यानी ए सेम होता है और जेड जो है वो डिफरेंट होता है। जैसे आपका C614 और N714। यदि हम इसको मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में रखना चाहें तो दोनों एलिमेंट को एक ही जगह आना चाहिए, सेम जगह पर। सेम जगह पर दो एलिमेंट कैसे आ सकते हैं जब उनकी प्रॉपर्टीज में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है? इतने ज़्यादा डिफरेंस होने पर दोनों कैसे सेम हो सकते हैं? जैसे CO हमारा जो है न्यूट्रल है, उसका ऑक्साइड, लेकिन इसका एसिडिक ऑक्साइड होता है। तो कैसे ये सिमिलर हो, कैसे सेम हो सकता है? ये बहुत कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो कैसे हो सकता है ये सब? आजकल हम लोग जानते हैं इसका जो हाइड्राइड है, हाइड्रोजन के साथ जो कंपाउंड है वो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बना सकता है, लेकिन यहाँ पर इसका हाइड्रोजन के साथ कंपाउंड हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकता है। यानी प्रॉपर्टीज में बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क है। तो इसलिए इनको एक साथ नहीं रखा जा सकता, लेकिन मेंडलीव के बेसिस पर एक साथ रखना पड़ेगा। इन सब वजह से इसमें प्रॉब्लम आ गई आइसोटोप्स और आइसोबार्स को लेकर। इसके बाद आता है कुछ एलिमेंट्स को इन्होंने क्या किया, और ज़्यादा मास वाले को पहले रख दिया। जैसे आर्गन पोटेशियम से ज़्यादा हैवी है, वो पहले। अब ये कैसे पॉसिबल है? तो इसलिए तो कई जगह पर ज़्यादा मास वाले को क्या किया गया है, पहले रख दिया गया है। देखिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई। कई जगह पर क्वाइनेज एलिमेंट जो है यानी हैवी एलिमेंट जो है, कॉपर वगैरह सब, उनको एल्कली मेटल के साथ रखा गया है, थोड़ा सा खिसका के रखा गया, लेकिन वहीं पर रखा गया है। अब वहाँ से भी कन्फ्यूजन बनता है। तो इन सब वजह से इस पीरियोडिक टेबल को डिस्कार्ड करना जरूरी हो गया, और इन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए एक नई पीरियोडिक टेबल की रिक्वायरमेंट हो गई, जिसको हम पढ़ेंगे अगले वीडियोज़ में पढ़ेंगे। और आपका मैं ये वीडियो इतने ही लंबा करके मैं छोड़ रहा हूँ, जिससे आप लोग इस पर दोबारा एक बार इसको पढ़ पाएँ, अपनी बुक में अच्छी तरह से इसको समझ पाएँ, क्योंकि इन पर छोटे छोटे क्वेश्चंस कई बार पूछे जाते हैं और उसको ध्यान रखना है। तो रिक्वायरमेंट हो गई अगले पीरियोडिक टेबल की। आप लोगों को लग रहा है कि अच्छी तरह समझ आया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। आप लोग भी बड़े ध्यान से सुन रहे होंगे, इसलिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और मेरा उत्साह बढ़ेगा तो मैं और भी बहुत कुछ बहुत अच्छी तरह से समझा के आप लोगों को परोसूंगा मैं, और आप लोगों को अच्छी तरह समझ आएगा। मैं सब कुछ आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इन सब को ध्यान में रखते हुए आप लोग सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद। कीप स्माइलिंग एंड लर्न केमिस्ट्री।